है? नहीं नहीं, मैं कोई फाइन नहीं इम्पोज करूंगा, क्योंकि मॉक देना आप ही की बेहतरी है। अच्छा जी, तो आप लोगों को मैंने एक टास्क दिया था एमसीक्यूज का, आप लोग कहाँ तक पहुंचे हैं? 10 तक, 10वां हो गया। चलें 10th करें जरा। आप में से कोई ऐसा बच्चा बैठा हो जिसने ये पेपर आई कैब में अटेम्प्ट किया और उसके मार्क्स 50 से कम आए हो? सदके जाऊं, तकरीबन आधी वहाँ बैठी। 40, इससे ऊपर किसी के हों? 45 से ऊपर किसी के हों? 45 से ऊपर किसी के हों? 45 एक, 45 दो, 45 3 सोल्ड। क्यों आपको लगता है कि आपके 45 नंबर आए? क्या रीजन, आपके नजदीक क्या रीजन है? एमसीक्यू सिर्फ 5 ठीक थे। अच्छा, चले काम करते हैं, कुछ बातें लिखते हैं आज, अगर मार्कर हमारा साथ देते हैं। रीजंस फॉर फेलियर लिखते हैं। अच्छा, आपने कहा कि आपने एमसीक्यूज में अंडर परफॉर्म किया। इसके अलावा आपको क्या लगता है कि पेपर क्यों नहीं पास हुआ आपका? अगर एमसीक्यू को 5 और ठीक होते आप पास कर जाते, 50 तक पहुंच जाते, तो अभी भी 50 नंबर तो कम ही है ना। केस स्टडीज आपके नज़दीक तकलीफ दे थी। केस स्टडीज की ड्राफ्टिंग आपसे नहीं हो पाई। ठीक है, यानी कि आप जज नहीं कर पा रहे हो। ये पता चल जाता है कि स्टार्टिंग क्या करनी है और एंडिंग क्या करनी है, लेंथ नहीं बरकरार रख पा रहे। ठीक है, यानी कि आप रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड कर लेते हो, मगर उसमें लिखना क्या है, कितना लिखना है, वो आपके पल्ले नहीं पड़ा था उस वक्त। अब के क्या हालात हैं, आजकल के क्या हालात हैं? काफ़ी हद तक मुतमिन हो। और अगर कोई भाई अपना रीज़न फॉर फेलियर हमारे साथ शेयर करना चाहें ताकि सबको फ़ायदा मिल जाए, ये भी सबका जारी होता है। आपने अटेम्प्ट दी थी, कितने आए थे, और आपको क्या लगता है कि क्या रीज़न थे फेलियर के? आपका क्राइमिंग पोर्शन वीक था। और इस पेपर में कितनी क्राइमिंग है, चेक किया? जी, अच्छा, उसके अंदर क्राइमिंग भी मेन, उसके अंदर भी क्राइमिंग कर रहे। ठीक है, और हमारे नज़दीक कोई भाई जो कि अपनी दास्तान हमारे साथ शेयर करना चाहे? एनीवन? ड्राफ्टिंग का रहा, टाइम मैनेजमेंट क्या पूरा नहीं हुआ था? शाबाश। तो एक और रीजन फॉर फेलियर आ गया, टेकिंग इट वेरी नॉन सीरियस, वेरी नॉन सीरियस अप्रोच थी। देखिए, पेपर अभी भी वही है, चीज़ें अभी भी वही हैं, चैप्टर्स अभी भी वही हैं, लाइनें अभी भी वही हैं, और हमारे सामने देखिए ना, एक चीज़ होती है कि आपको बिल्कुल भी आइडिया ना हो कि पेपर का पैटर्न क्या है, तो तकलीफ ज़्यादा होती है। आपको पता है चाहे कि आपने 33-34 नंबर कहाँ से पूछने हैं, कोई 22-23 नंबर कहाँ से पूछने हैं, और बाकी के 30-40 नंबर कहाँ से पूछने हैं।
दुश्मन को जानते हैं, दुश्मन को पहचानते भी हैं, और ये भी पता है कि दुश्मन ने कहाँ कहाँ से वार करना, फिर भी उसके अगेंस्ट कुछ नहीं कर रहे, तो ये लापरवाही नहीं है तो और क्या। फिर हम कहते हैं कि आई फेल कर देता है। आई तो चाह रहा है कि आप पास हो। अच्छा, बी लॉ अनफॉर्चुनेटली रह गया, कोई पास हुआ था R1 और टैक्स दिया था सर, 2 दिए थे, 1 पास हो गया। यहाँ से क्या लाता, MFA पास कर दिया था, बी लॉ को ठंड कराई आपने, और कितने आए थे वैसे, ठंड करा के बिठाई 28 ले। हाँ जी, आपके कितने आए थे, और टैक्स भी रह गया, बी लॉ भी रह गया। यहाँ से पीछे एक सवाल पूछता हूँ, R1 और बी लॉ में आखिरी 15 डेज में मैक्सिमम टाइम किसको दिया था? पढ़ा ही नहीं था आपने, किसको दिया था टाइम आखिरी 15 डेज में? इक्वल टाइम दिया था, मैं नहीं मानता। अच्छा सही, मगर अब तो अब आपको आदी हो जाना चाहिए। चलो, अब आजकल की क्या, आजकल का क्या इसमें पेश रफ्त है? अब हो रहा है, हो रहा, ये जो हो रहा है आपने जिस तरह कहा है ना, मेरा ख्याल से अभी भी नहीं हो रहा, भूल जाता होगा। तो क्या आप जब आप हर नए दिन में पढ़ने बैठती हैं तो क्या पिछले को एक नज़र देखती हैं? जाती है ना। आप साथ साथ अगर 10 मिनट भी दें पिछले वाले एरिया को, सिर्फ उसको अपने आंखों के सामने से गुजार लें, तो इतनी जल्दी नहीं भूलेगा। देखिए, दिमाग को भी एक प्रोसेसिंग टाइम तो चाहिए होता है, उसके लिए हर चीज़ नहीं है। आज अगर मैं आपसे कहूँ ना कि 5 का टेबल सुनाए, सुना देंगे सारे? क्यों? क्योंकि 5 का टेबल आपने कई दफ़ा अप्लाई भी किया, कई दफ़ा याद भी किया बचपन में, हर सवाल में उसकी झलक आपको नज़र आती है, मल्टीप्लिकेशन में झलक नज़र आ जाती है। बट अगर मैं आपसे कहूँ कि क्लास 1 में साइंस की बुक का चौथे चैप्टर का नाम क्या था, ये नहीं बता पाएंगे आपको, या बता देंगे? है आइडिया? क्लास 1 साइंस की बुक का 4th चैप्टर का नाम क्या था? चले, इंग्लिश तो होगी, इंग्लिश की बुक 4th चैप्टर का नाम बता दें, नहीं बता पाएंगे। आप ये भी नहीं बता पाएंगे कि, आप ये भी नहीं बता पाएंगे कि इंटर में फिजिक्स में चैप्टर 4 का नाम क्या था। वो तो करीब करीब है, अभी भी इतना दूर तो नहीं है इंटर। इसकी क्या रीजन है, क्या रीजन है? दोबारा उसको देखा नहीं पलट के, तो जब आप उसको छोड़ देंगे तो वो आपको भी छोड़ देगा, जब आप उसको पकड़ लेंगे वो आपको भी पकड़ लेगा। देखिए, इंसान अगर करने पे आए ना तो बहुत कुछ कर सकता है, मगर उसके लिए ज़रूरी क्या है कि वो पहले करने पे आए। जब वो करने पे आ ही नहीं रहा तो कुछ भी कह लें उससे अचीव नहीं होगा। 92.97 करने पे आया तो कर गया। तो ये ऐसा थोड़ी है कि उसमें कोई चिप लगी हुई थी तो हवा में फेंका तो वो ज़्यादा दूर तक जाके गिरा। पाकिस्तान की जो आर्मी थी, खैर मैं कैमरे पे चला गया, वो उसको कंट्रोल कर रही थी पीछे से, हवा उस तरफ को चला दी थी। क्राउड में एक आमिल बाबे बंगाली को बिठा दिया था जिसने उसकी 5 थ्रो ज़ाया करवा दी। ये थोड़ी होता है। प्रैक्टिस, डिटर्मिनेशन, कंसिस्टेंसी, और एक और चीज़, ये जो हम अक्सर बात करते हैं ना कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है पढ़ने के, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं, और बहुत ज़्यादा टाइम ले जाती है। भाई रिसोर्सेज तो उसके पास भी नहीं थे,
मगर फिर भी उसने अपने पेरेंट्स को प्राउड किया। तो क्या उसके 2 सिंग एक्स्ट्रा थे जो कि आप में नहीं है? उसकी 2 एक्स्ट्रा थी जो कि आप में भी डेवलप नहीं हुई। उसने ऐसा क्यों किया और आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते? कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क, एफर्ट, ये सब चीज़ें हों तो आप कुछ भी कर सकते हैं। पढ़ने की नीयत हो ना तो नींद भी नहीं आती, और अगर ना पढ़ने की नीयत हो तो नींद खत्म ही नहीं होती। थोड़ा सा अभी भी टाइम है, अभी भी आप लोग अगर आज से भी शुरू करें ना, तो बिजनेस लॉ का कोर्स इतना बड़ा कोर्स नहीं है, अभी भी आप इसको 2 हफ्तों में ख़त्म कर सकते हैं। वही क्रैश वीडियोस को आप 2 वीक्स पे स्प्रेड कर लें। आज का डेट है 9 में 14 डेज ऐड करें। पेपर कब है? पेपर से भी 10 दिन पहले तक आप अपना ये पेपर तैयार कर सकते हैं। मॉक तक आप अपना पेपर तैयार कर सकते हैं। उसके बाद टाइम दे दें FAR1 को, फिर 3 दिन पहले वापस आ जाए, क्योंकि बी लॉ में और FAR1 में बहुत बड़ा फ़र्क है। बी लॉ का पेपर ट्यूसडे को और FAR का भी कब है? ट्यूसडे को। तो वहाँ पे भी आपको 7 दिन का गैप मिल जाता है, अगर बीच में टैक्स ना हो तो। टैक्स हो भी तो अभी इतना बड़ा मसला नहीं है। तो थोड़ा सा अपने आप को रीअसेस करें, अपने आप को रीजज करें, अपनी गलतियां भी ढूंढें, तलाश करें। हर इंसान परफेक्ट नहीं होता। हम ये कहते हैं अक्सर, सुना है बच्चों से कहते हुए कि सर जी वो टेस्ट क्यों नहीं दिया? सर जी तैयारी नहीं हुई थी। तैयारी कभी भी किसी की भी 100% नहीं हो सकती। आप उल्टे भी हो जाएंगे ना। आप एग्ज़ाम में जाने से पहले कुछ ना कुछ चीज़ें जान के भी छोड़ के जा रहे होंगे। कोई भी 100% प्रिपरेशन के साथ एग्ज़ाम में नहीं जाता, अनलेस कि उसने बहुत शुरू से तैयारी करना स्टार्ट कर दी हो, उसने सारे टेस्ट दिए हो, सारा कोर्स कवर किया हो, सारी रिवीजन की हो और वो सवाल पूछे हो। वो एक आइडियल बच्चा जो कि नॉर्मली आहिस्ता आहिस्ता हम में से कम होता जा रहा है। तो स्टिल यू हैव टाइम। एक्सक्यूजेस अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। याद करें जब आपका रिजल्ट आया था तो आपने अपने आप से क्या कहा था? क्या कहा था? आपसे साथ साथ पढ़ूंगा, उसके बाद के क्या वाक़यात हैं? दोबारा कहूँगा आपसे साथ साथ पढ़ूंगा? नहीं, अब अभी भी 2 हफ्ते हैं, आप अपने आप को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। कल से भी अगर आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आज की रात कुछ भी ना करें, सैटरडे से संडे ऑनवर्ड शुरू कर दें। रोज़ का एक चैप्टर हैं कितने बेचारे मासूम से? 18 चैप्टर। उन 18 में से भी 5, 8, 9, 10 ये एक दिन में 2 चैप्टर्स हो सकते हैं, तो 16 डेज पे आ गए। उसके बाद जो क्रैमिंग पोर्शन है वो भी एक दिन में 2 कर सकते हैं, अगर रट्टा लगाने की नीयत से बैठे तो। आइडियली 14 डेज के अंदर बड़ा प्यारा बी लॉ कवर हो जाता है, मगर शर्त क्या है कि सिर्फ फिर बी लॉ करना है या मैक्सिमम टाइम इसको देना, इसके साथ में किसी और को नहीं जोड़ना। आई होप कि थोड़ा सा चीज़ें मज़ीद पॉजिटिव होंगी आपके अंदर। शुरू करते हैं। MCQ जब आप लोगों ने देख लिए, मैं इस पे एंड पे आऊँगा। मैं ज़रा पेपर को डिस्कस करना चाहूँगा पहले। अब MCQ पे एंड पे आ जाते हैं ना, पहले तो आप पेपर आपको से गुजार देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब quasi contracts and explain the circumstances in which a quasi contract may be। यार 5 नंबर के लिए चैप्टर 8 का वो एक पूरा सवाल है। quasi contract क्या होते हैं? जो बनते नहीं है बन जाते हैं, होते नहीं है हो जाते हैं। उसके बाद लिस्ट द रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड ऑन द इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ अ। ये सवाल आई कि हमने कितनी दफ़ा टेस्ट किया कि रिस्ट्रिक्शंस बता दें। चैप्टर 13 का पहला सफ़ा और आखिरी बातें जो लिखी हुई हैं, रिस्ट्रिक्शंस। आइडेंटिफाई द एग्रीमेंट्स दैट आर स्पेसिफिकली वॉइड अनलेस एग्जेम्प्टेड। वॉइड एग्रीमेंट्स की बात कर रहा हूँ।
इलेक्ट्रॉनिक फंड के बारे में बता दें। अब अगेन 5 4 9 9 10 19 19 नंबर। यार अगर इस 19 को अच्छे से हैंडल किया जाता, अगर इस 19 में से हम 17 भी ले लें, 16 भी ले लें, डोंट यू थिंक हम पासिंग के बहुत करीब जा सकते हैं। आई नो फॉर अ फैक्ट कि आपका बैकग्राउंड दूसरा है, मगर बाय हुक और बाय क्रुक पेपर तो निकालना है ना। पता है कभी कभी ना इंसान को लगता है कि उसको अगर लिखने के लिए कहा जाए ना वो लिख सकता है। जब लिखने के लिए कहते हैं कि कंसेप्चुअल लिखो, फिर वो कहता है कि नहीं है मैं रट्टा अच्छा लगा देता हूँ। तो इंसान कभी भी किसी भी हाल में खुश नहीं रहता। बट आपको बैलेंस वे में चलना है, पेपर पास करना है। जो होना ना पास होया फिर तकलीफ ज़्यादा होगी, क्योंकि किसी भी टाइम जब न्यू स्कीम आप इम्प्लीमेंट हो गई ना और जब बीलो सीलो कमाइन होके आ गया तब तकलीफ पड़ जाएगी। तो बड़ा आइडियल ये अटैम्प्ट और अगली अटैम्प्ट बहुत आइडियल है। पेपर पास कर लें, अदरवाइज न्यू स्कीम में तंग होंगे आप। क्वेश्चन 4, 19 नंबर ऊपर से आ रहे थे और 4 नंबर जुड़ गए चैप्टर 1 से, 23 हो गए। 5 ज़रा बड़ा है, इस बाद में आते हैं। 6 भी बड़ा है, इस भी बाद में आते हैं। 7 भी बड़ा है, इस भी बाद में आते हैं। 8 भी मुनासिब है, इसको देखते हैं। 10 पे आ जाए। आइडेंटिफाई द agreements that are expressly declared to be void. Define the term agent and explain the authority. यार ये जो आया आइडेंटिफाई द एग्रीमेंट्स दैट आर एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, ये सवाल तो एक सवाल हमने देखा था, ये सेम नहीं? क्या फर्क है? क्या फर्क है? वो आंसर करना है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, ये आंसर करना है कंपटीशन एक्ट से। अक्सर बच्चों ने तो ये गड़बड़ की थी एग्जाम के अंदर कि वो इसको समझ बैठे फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और आंसर करके आगे, जो कि आंसर कहाँ करना चाहिए था, नीचे करना चाहिए था। अच्छा जी, लॉजिकल पे आते हैं। चलो यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं पेंटागन से। पेंटागन डीलर्स पार्ट ए पढ़िएगा। अच्छा अब इसमें पार्ट ए बी सी डी, जब भी इस तरह का सवाल आए ना, सुन ले यार, जब इस तरह का सवाल आए ना तो इट मीन्स कि चारों सवाल आपस में इंटरलिंक नहीं है, डिफरेंट है। तो ए अलग पेज पे, बी सी और डी, यानी कि ये 4 सवाल है, एक सवाल में 4 सवाल। पार्ट ए रीड करें। एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एक पार्टनरशिप, 2 पार्टनरशिप, एक नेगोशिएबल। A car racing championship is planned to be held in Karachi on 31 March. On Yekam January, PD entered into marketing collaboration with a car racer, Spray Riders, for rupees 2 million. Under the collaboration, PD also promised to deliver a brand new sports car to SR if it wins the finale of the championship. However, on Yekam March, Zan cancelled the sports car incentive on PD's behalf when the car prices increased exponentially. Evaluate PD's position and discuss the remedies available. हर इफ आने से क्या कंटिजेंट बन जाता? वेजरिंग है या कंटिजेंट है? और उसके बाद उसने कहा कि हम ये ख़त्म करते हैं क्योंकि कार की प्राइसेस एक्सपोनेंशियली बढ़ गई हैं, तो ये एक सुपर बिलिंग पॉसिबिलिटी में काउंट नहीं हो। और चूंकि वो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है या वॉइड होता है? वैलिड होता है, अनलेस के वो वेजरिंग। तो अगेन पहले आपने साबित करना है कि ये एक असल कॉन्ट्रैक्ट है, ये वॉइड नहीं है। और उसके बाद आप क्या बताएंगे कि जो एक्सक्यूज़ की बात कर रहा है वो एक्सक्यूज़ वैलिड एक्सक्यूज़ नहीं। पार्ट बी देखें। पार्ट बी, ऑन यकम जनवरी
ऑन एकम जनवरी साद एंटर्ड इनटू अनदर पार्टनरशिप, नेमली साद ने एक और पार्टनरशिप ज्वाइन कर ली, नेमली ट्रायंगुलर टूर्स, जो कि टूर्स वगैरह अरेंज करती है। हाउएवर साद डिड नॉट इन्फॉर्म मोना एंड जैन रिगार्डिंग हिज न्यू पार्टनरशिप वेंचर। एक बंदे ने एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप तो वो कर ही रहा था, उसके साथ साथ एक और पार्टनरशिप भी ज्वाइन कर ली। ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 months टीटी अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ ₹10 million। बताएं अगर मोना और जैन कहें कि इसका प्रॉफिट भी हमें दो, तो क्या वो देगा या नहीं देगा, क्या साथ लायबल है या नहीं है? क्वेश्चन साइलेंट नहीं है। देखो ये एक पार्टनरशिप फर्म ए भी है, बी भी और सी भी है। ये सी उठा और इनके साथ जुड़ गया, डी के साथ, ई के साथ और एफ के साथ। ये बंदा यहाँ पे भी और बंदा यहाँ पे भी आ गया। इसकी इस फर्म ने 10 मिलियन कमा लिया। इनको एतराज़ है कि इस 10 मिलियन में हमारा भी हिस्सा है। बताएं क्या ये सी ये 10 मिलियन में से इनको हिस्सा देगा या नहीं देगा? कब दे सकता था? अगर इनमें ये एग्री हुआ होता कि ये हमारे अलावा कहीं और काम नहीं करेगा, यानी कि एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड हुआ होता। और इसके अलावा क्या ये बंदा उस फर्म की कोई प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा, कोई एसेट्स यूज़ कर रहा है? अगर तो इस बंदे ने कोई एसेट्स वगैरह यूज़ किए या फर्म की प्रॉपर्टी यूज़ करके ये प्रॉफिट अर्न किया है, कौन सा, ये वाला प्रॉफिट अर्न किया है, तब ये लायबल होता, अदरवाइज ये लायबल नहीं। तो एक ये चीज़ होगी। दूसरा, प्रॉपर्टी ऑफ फर्म इज नॉट यूज्ड। बट अगर इनकी डीड में ये लिखा होता कि ये बंदा हमारे अलावा कहीं और काम नहीं करेगा और ये कर जाता, अब क्या वो लायबल है? सवाल ने बताया नहीं, सवाल साइलेंट है। आपको ये सारी बातें अज्यूम करके लिखनी पड़ेंगी। अब इन अदर वर्ड्स ICAP ने पार्टनरशिप के चैप्टर में से 2 कॉन्सेप्ट्स टेस्ट कर लिए हैं, चैप्टर 12 की प्रॉपर्टी और चैप्टर 13 का एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड की एक्सेप्शन। इसकी 2 एक्सेप्शंस हैं। इसके अलावा भी एक जगह पे हम लोगों ने पढ़ी थी, वो कहाँ पे पढ़ी थी? ट्रेड। एक और भी एक जगह पे इसकी एक्सेप्शन लिखी हुई है किताब में, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड किताब में 2 जगहों पे आता है। एक तो यहाँ पे है, उसके अलावा कहाँ पे है? सेल ऑफ गुडविल, चैप्टर नंबर कौन सा? 4। मोना ओन्स 500 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट इन अ कमर्शियल एरिया on which she intends to construct a grand car showroom in her own name. To cover the construction expenses, she obtained a personal loan from CBL. As a security of the loan, CBL charges has been created over Mona's interest in PD. बताएं CBL जो कि बैंक है, उसके क्या राइट्स हैं और क्या लिमिटेशंस हैं? As a security of the loan, CBL charge has been created over Mona's interest. मोना ने अपना जो हिस्सा था, जो अपना इंटरेस्ट था, वो किसको दे दिया है? बैंक के हवाले कर दिया। तो सिंपल चैप्टर कहाँ का ये 13 में से वो क्या पूछ रहा है आपसे? ट्रांसफर। और सवाल क्या है? राइट्स और अगेन अगर मैं ये सारा सवाल ख़त्म कर दूं और सिर्फ ये पूछूं कि ट्रांसफरी का राइट और लिमिटेशन क्या है, तो जो कि बातें किताब में लिखी हुई हैं वो सारी एज इट इज़ यहाँ पे आपने मेंशन कर देनी है। क्या होता है उसका लिमिटेशन? एक तो वो पार्टनर नहीं है, अकाउंट्स नहीं डिमांड कर सकता,
सू नहीं कर सकता, प्रॉफिट को चैलेंज नहीं कर सकता, और इसी तरह वहाँ पे राइट्स भी 2-3 लिखे हुए। ये सवाल देख के कोई थोड़ा सा जहन में आ रहा है इस तरह का सवाल? इसी तरह का सवाल आई कैब ने 4 हिस्सों वाला, जिसमें कुछ पार्टनरशिप है, कुछ नेगोशिएबल है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट है, किस अटेम्प्ट में पूछा हुआ है? इसी तरह का एक सवाल है। स्प्रिंग 23 में आई कैब ने पूछा था। इसका मतलब है कि दोनों अटेम्प्ट्स का एग्जामिनर मुझे सेम लग रहा। वहाँ पे भी पहला सवाल एजेंसी में से था, फिर सवाल पार्टनरशिप में से था, और फिर सवाल उसके नेगोशिएबल में चला गया था। अब कहने को ये चारों पार्ट्स इकट्ठे नहीं है, मगर एक ही सवाल में उसने 3 एरियाज को टेस्ट किया है, कॉन्ट्रैक्ट को, पार्टनरशिप को और नेगोशिएबल को। PD sold a Mercedes Benz and in exchange of the customer issued a check crossed generally for rupees 50 million। क्रॉस चेक आ गया, क्या ये बता रहा है कि कौन सी क्रॉसिंग पे गया है? बता रहा है जनरली क्रॉस्ड। ये कौन सी होती है? सिर्फ आप एक फीचर छीनते हैं, वो फीचर कौन सा होता है? ओवर द काउंटर का फीचर छीन लेते हैं, और जनरल क्रॉसिंग से अब पैसे कहाँ पे जाएंगे? बैंक में। फॉर रुपीज 50 million in favor of Pentagon dealers. Zen was concerned for the safety of the check, so he added the words not negotiable between 2 parallel lines. इससे क्या फायदा हुआ होगा जैन को? नॉट नेगोशिएबल से क्या होता? नॉट नेगोशिएबल अगर लिखा हो चेक के ऊपर, और अगर आप वो चेक आगे दें, इंडोर्स करें, तो लेने वाला पलट कर जरूर पूछेगा कि इसका टाइटल डिफेक्टिव है या नहीं, क्योंकि अगर उसको डिफेक्टिव टाइटल मिल गया तो वो टाइटल कभी भी ठीक नहीं हो सकता। अच्छा, बिटवीन द 2 पैरेलल ट्रांसवर्स लाइंस इन हिज ओन हैंड राइटिंग। बताइए इससे क्या इफेक्ट आएगा उस चेक के ऊपर? हाँ जी, क्या इफेक्ट आएगा उस चेक के ऊपर? क्या ये जैन खुद से ऐड कर सकता है? बताइए, इसका तो जवाब दें। क्यों? क्यों? वाई? जनरल को आप नॉट नेगोशिएबल बना सकते हैं, और उसने बनाया सही है। अब जब बना दी है तो उसके आपने क्या बताने थे फीचर्स, कि उसको ऐड करने से चेक के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। अच्छा जी, देखते हैं कि आपने कितने % बच्चे इस सवाल में पास किए। क्या लगता है, ज़्यादा होंगे या कम होंगे? काफ़ी ज़्यादा पास हो गए। सवाल नंबर कौन सा? 4 है ना? नहीं, 5 है। थर्ड मोस्ट पैथेटिक रिजल्ट था, 15% बच्चे पास। कितने %? 15। नोनागॉन के बारे में क्या राय है? अब अगेन ये भी 3 डिफरेंट सवाल होंगे, आपने इनको क्रॉस लिंक करने नहीं बैठ जाना। पढ़े जरा पार्ट है, पब्लिशिंग हाउस है, वैरायटी ऑफ बुक्स बनाते हैं।
टॉपिक बता दो। रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल बन रहा है, यानी कि पहले एक परफॉर्म करेगा उसके बाद, तो जब एक परफॉर्म, अच्छा इनके दरमियान क्या कोई टाइम एग्री हुआ है कि कब तक होना चाहिए, और अगर नहीं हुआ रूल होता है? देखते हैं आई कैप उसके बारे में क्या कहता है। आप लोग पहुंच तो गए हैं, लेट्स सी आई कैप का जवाब क्या बनता है। ये पढ़िएगा जरा। इस सवाल में पता है कितने परसेंट रिजल्ट था? गालिबन 6 था शायद। क्वेश्चन नंबर 6 है, नहीं इसमें ज़्यादा है, 46% बच्चे पास हुए। 46। वो कह रहा है जो कॉन्ट्रैक्ट था बिटवीन एनबी एंड एचपी, वो था एक रेसिप्रोकल प्रॉमिस। इट सीम्स दैट द ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस वाज नॉट फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज। और रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या होता है? एक हाथ दो, दूसरे हाथ लो। तो अब पहले उसको सिक्योरिटी देनी चाहिए थी और उसके बाद वो उसको गुड्स या बुक्स डिलीवर करता। अब क्या क्या वो रिकवर लाइबिलिटी मुझे बताइए कौन कौन सी उसको पड़ेगी? ऑर्डिनरी डैमेज मिल जाएगा, स्पेशल मिल सकता है क्योंकि कम्युनिकेटेड पेनल्टी को डिसाइड की हुई है। कोई और लॉस दूर का मिलेगा उसको? नहीं। तो सिर्फ उसकी लाइबिलिटी कहाँ तक रहेगी? जो कंपनसेशन है वो सिर्फ ऑर्डिनरी डैमेज तक ही महदूद रहेगी। अच्छा जनाब, पार्ट बी देखें। टॉपिक बताएं। 7 या 6? मुझे 6 लग रहा है। टाइम एज एन एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसमें एक टेबल बना हुआ है, एसेंस है और एसेंस, वो सारी कहानी यहाँ पर आनी थी। अच्छा अगर टाइम एसेंस हो तो क्या मुझे ऑर्डिनरी डैमेज बैठे बिठाए मिल जाता? अगर टाइम एसेंस ना हो तब ऑर्डिनरी मिल जाता है। अब आए स्पेशल की तरफ। टाइम एसेंस था, उसने लेट कर दिया, आपने अगर लेट डिलीवरी एक्सेप्ट कर ली है, एक्सेप्ट करते टाइम आपने कुछ नहीं बताया था कि मैं इतना फाइन चार्ज करूंगा, इतने डैमेजेस चार्ज करूंगा, तो क्या बाद में कर सकते हैं? डिलीवरी लेने के बाद कर सकते हैं? नहीं। कब कर सकते हैं? जब एट टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस आप उसको बताएं कि मैं ये तब कबूल करूंगा जब तुम मुझे अलग से डैमेजेस पे करोगे, अदरवाइज आप वो वाली कंपनसेशन क्लेम बाद में नहीं कर सकते। इसी बेस के ऊपर इसका जवाब देखते हैं। चैप्टर 7 से पार्ट ए पूछा, चैप्टर 6 से पार्ट बी पूछा। देखें डिलेड पर ये क्या होती है, डिलेड परफॉर्मेंस। टाइम एसेंस था, उसने टाइम पे नहीं किया, अब जो एग्रीड पार्टी है उसके पास ये राइट होता है कि वो डिलेड परफॉर्मेंस को कबूल करें या कबूल।
अगली कहानी वही है, अगर कबूल नहीं करा, वॉइड कर दी है, तो जो दिया गया था वो वापस से रिस्टोर हो जाएगा। और अगर कबूल कर रहा है तो उससे डैमेजेस ले सकता है, कब? जब एट टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस उसको कम्युनिकेट कर दे। एक दफा रीड कर लें। जो कहते हैं नेचुरली अरोज डैमेज, ये कौन सा होता है भला? ऑर्डिनरी, ये ऑर्डिनरी होता है। चलिए आगे। अच्छा जी, पार्ट सी देखें। एनबीज वेयर हाउस रिमोट एरिया में है। यार अब ये ना कहेगा कि ये सवाल आपने कभी जिंदगी में पहले देखा ही नहीं था। ये सवाल पहले कभी देखा है जिंदगी में? दो दफा एक करने वाला सवाल पूछा है। कैशियर पैसे लेके भाग गया, कैश एम्बेजलमेंट की, वो कहता है कि मैं उस वक्त पैसे दूंगा जब तुम वादा करोगे तुम मेरे पे केस नहीं करोगे। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ, और ये क्या होता है? तो ये मुश्किल था। ये सवाल बड़ा आए के आपने इसको तंग किया है बच्चों ने, और गालिबन देख रहा था कितने परसेंट रिजल्ट है इसमें। आईकैप के मुताबिक 6% बच्चे पास हुए। कितने परसेंट? और ये पूरे पेपर में से सबसे ज़्यादा गंदा अटेम्प्ट किया हुआ सवाल था। इसके बाद एक और है जिसमें 9% बच्चे पास हुए थे, क्वेश्चन नंबर 9। जो भी किया 46। तो ये सवाल देखते हैं। पार्ट ए भी बड़ा है माशाल्लाह से, पार्ट बी छोटा सा है। पार्ट बी पार्टनरशिप से है, पार्ट ए भी पार्टनरशिप से है। मगर पार्टनरशिप का सवाल हो जिसके चैप्टर ही 3 है और वहाँ से भी अगर आप तंग हो रहे हैं तो थोड़े से ये परेशान कौन बात है। सवाल मुझे डिटेल से पढ़ के बताएं, सवाल कहना क्या चाह रहा है। सिर्फ पार्ट है, आप भी पढ़े मैं भी पढ़ता हूँ। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, अभी नहीं, मैंने टाइम दिया सबको, तसल्ली के साथ पहले सोचा। हाँ जी, पढ़ लिए। 4 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। अब मैं सवाल पढ़ूंगा और आपको बताऊंगा इसका आंसर क्या था और क्या इस तरह का सवाल पहले आ चुका है या नहीं। और अगर मैं आपको एक सवाल दिखाऊं पुराना, आपने कह देंगे सर ये तो बिल्कुल कॉपी पेस्ट होगा। देखते हैं। 4 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स नेमली अली, फवाद, शाकिर एंड जिया, इन्होंने एक पार्टनरशिप बनाई टीडी के नाम से मार्च 2021 में, और एग्रीइंग टू ऑपरेट द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बिजनेस फॉर
3 years, 3 सालों की पार्टनरशिप बना रहे हैं। एट विल है या पर्टिकुलर है? ये पर्टिकुलर बन गई है। अच्छा, बाय द स्टार्ट ऑफ ईयर 2024 टीडी को एकदम से कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने लगे, यानी कि नंबर ऑफ कस्टमर्स इनके बढ़ना शुरू हो गए। मगर मसला क्या आएगा, पार्टनरशिप कितने साल की बनाई थी? शुरू कब हुई थी? मार्च 21 में, तो एंड कब होगी? 22, 23, 24, मार्च 24 में इसको बंद हो जाना चाहिए। मगर 24 में क्या हुआ, इनको ऑर्डर में इजाफा होना शुरू हो गया। Ali and Fawad now wish to continue the partnership beyond the 3 years and have prepared a proposal to expand their business by providing one window solution for all the hardware and software. प्रपोजल में 3 चीजें हैं। इंडक्ट करें नाजिर को, जो कि एक हार्डवेयर एक्सपर्ट है, एज अ पार्टनर हु विल लुक आफ्टर ऑल हार्डवेयर रिलेटेड मैटर्स। ठीक है। एक्वायर अ कंप्यूटर हार्डवेयर स्टोर which will arrange all necessary hardware as per the requirement of clients. Set up a new division to meet the growing demand for customized mobile application. The following responses have been received against the proposal. Shakir is concerned that even if all the partners accept the proposal, the business cannot continue under TD's name and therefore a new partnership firm should be formed. He is also not in favor of starting development of customized mobile application. Zia ने argue किया कि TD should not pursue with the hardware business for due to increasing exchange rates, और ये कंज्यूमर की जो परचेजिंग पावर उसको कम करेगा क्योंकि महंगा होगा। Evaluate the responses and assess possible effect on implementation of proposal. सबसे पहली चीज जो सबसे ऊपर पहले पैराग्राफ में आपको मिल गई थी, ये पार्टनरशिप कौन सी है और ये आगे काम करने में इंटरेस्टेड हैं। तो 3 साल जब पूरे होंगे उस पर्टिकुलर पार्टनरशिप को, और अगर ये आगे काम करना चाहते हैं तो इनको फिर से एक नया एग्रीमेंट करना पड़ेगा। पहले था पर्टिकुलर, अब वो पर्टिकुलर भी कर सकते हैं या वो एट विल भी कर सकते हैं। क्या सवाल ने बताया कि वो आगे कितने टाइम के लिए काम करने में इंटरेस्टेड है? नहीं, मगर सवाल ने ये ज़रूर बताया कि वो काम करने में इंटरेस्टेड है बियॉन्ड द 3 years टर्म। तो जो अगली पार्टनरशिप बनेगी दैट कैन बी एट विल एंड इट कैन बी अ पर्टिकुलर पार्टनरशिप। अगर ये पार्टनरशिप रिवाइज करते हैं और फिर वो कहता है कि नाजिर को लेकर आना है, यानी कि नया पार्टनर आएगा, क्या इसको दर्जा दे रहे हैं पार्टनर का? हाँ, एज अ पार्टनर। इसका मतलब है कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनकी राइट्स, ऑब्लिगेशन, ड्यूटीज, अथॉरिटीज रिवाइज करनी पड़ेंगी क्योंकि हम एक नया बंदा बीच में इंडक्ट कर रहे हैं। तो उसकी भी नहीं लिखी जाएंगी और बाकियों की क्या होंगी? रिवाइज। अब हो सकता है कि बाकियों की सेम रहें और उसकी ऐड हो जाए, तो इन एनी केस हमें नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। अच्छा, आगे क्या कह रहा है? आगे उसने कहा अली एंड फवाद नाउ विश टू कंटिन्यू द पार्टनरशिप एंड हैव प्रिपेयर्ड अ प्रपोजल। ठीक है, और वो चाहते हैं कि नाज़र को लेकर आए। Shakir is concerned that even if all the partners accept the proposal, the business cannot continue under TD's name and therefore a new partnership firm should be formed. बात तो वो सही कर रहा है, एक नई पार्टनरशिप फर्म बनेगी। अब नाम उसका TD होगा या नहीं होगा ये कौन डिसाइड करेगा? सारे पार्टनर्स बैठ कर डिसाइड करेंगे या मेजॉरिटी डिसाइड करेगी? सारे पार्टनर्स बैठ के डिसाइड करेंगे। अच्छा, उसके बाद क्या हो रहा है? 2 चीजें थी, एक्वायर अ कंप्यूटर हार्डवेयर। अच्छा, अभी वो क्या काम करते हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियर का। एक्वायर अ कंप्यूटराइज्ड हार्डवेयर स्टोर विच विल अरेंज ऑल नेसेसरी हार्डवेयर। और दूसरा क्या है?
सेट अप अ न्यू डिवीजन टू मीट द ग्रोइंग डिमांड्स फॉर कस्टमाइज्ड मोबाइल एप्लीकेशन। मुझे ये बताएं, इन दो में से एग्जिस्टिंग बिजनेस के अंदर कौन सा बिजनेस मर्ज हो रहा है और कौन सा नया बिजनेस है? सेकंड वाला हार्डवेयर में जा रहे हैं, अभी वो किस में है? सॉफ्टवेयर में है। तो ये एक नया बिजनेस है। और नीचे मोबाइल एप्लीकेशंस हार्डवेयर होती हैं, वो सॉफ्टवेयर होती हैं। तो किसके लिए मुझे मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स चाहिए और किसके लिए मुझे सारे पार्टनर्स चाहिए? अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस में रहते हुए चेंज है तो मेजॉरिटी, और अगर बिजनेस को छोड़ के कोई नया बिजनेस करना या नया बिजनेस की तरफ जा रहे हैं तो ऑल पार्टनर्स हैं। अब अगर आप मुझे एक किताब दिखाएं तो मैं आपको एक सवाल का रेफरेंस दूं जो कि तकरीबन ऐसा ही सवाल है। तो कहते हैं क्या फेल करता? चैप्टर 12 जी, स्प्रिंग बाइस, क्वेश्चन नंबर 3। ये सवाल देखें जरा, स्प्रिंग बाइस क्वेश्चन नंबर 3। इस सवाल में क्या हो रहा है? हाँ, ये केटीसी, क्रिप्टॉन ट्रेडर्स। ये किसकी थी? दो ऑप्शन है यहां पे भी, एक एग्जिस्टिंग बिजनेस का चेंज है और एक नया बिजनेस है। तो अगर आपने ये वाला सवाल किया होता फिर ये सवाल मुश्किल नहीं है। हाँ, इसमें एडिशनल पॉइंट क्या ऐड हो गया? 3 साल वाली का। और अगर आपको ये एड विल और पर्टिकुलर वाली कहानी पता थी तो वो मुश्किल चीज नहीं थी। अच्छा जी, पार्ट बी देखें। Abid proposed a partner in the partnership firm has inquired you about the circumstances in which he must indemnify the firm। बताएं, ये रटा पूछ रहा, कब कब वो इंडेमनीफाई कर सकता है फर्म को? जब उसने अपना फ्रॉड किया हो या उसने जानते हुए फर्म को धोखा दिया हो, तब फर्म उससे इंडेमनिफिकेशन मांग सकती है। और तब बाकी पार्टनर्स लायबल होंगे तब बाकी पार्टनर्स लायबल नहीं होंगे। और क्या कह रहा है? इसमें वो इमरजेंसी वाली बात आ सकती है। देखो ना, सर्कमस्टांसेस इन विच ही मस्ट इंडेमनीफाई द फर्म एंड सिचुएशंस इन विच द फर्म वुड इंडेमनीफाई हिम। तो कब ये करेगा और कब उसको फर्म करेगी? ये कब करेगा? ये कब करेगा फर्म को इंडेमनीफाई? जब इसने कोई फर्म को लॉस पहुंचाया हो ड्यू टू हिज निगलेक्ट, या इसने फर्म के साथ क्या किया हो? फ्रॉड किया हो। और फर्म कब इसको इंडेमनीफाई करेगी? जब इमरजेंसी वाली कहानी हो और फर्म का कोई ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस हो और उसकी वजह से लॉस हुआ हो मगर सारे पार्टनर्स लायबल हो। और अगर ये सबके बिहाफ पे पेमेंट कर दे तो बाकी पार्टनर्स क्या करेंगे? इसको इंडेमनीफाई कर दें। मुश्किल सवाल, मेरा नहीं ख्याल है मुश्किल सवाल या था। देखते हैं एग्जामिनर कमेंट्स क्या कहते हैं इस सवाल के ऊपर। सवाल नंबर कौन सा था? 7। ए में वो कह रहा है द कंटिन्यूएशन ऑफ पार्टनरशिप एट विल वाली बात बच्चों ने नहीं की।
मेजॉरिटी पार्टनर्स वाली बात बच्चों ने नहीं की, और चेंज वाली बात जो हार्डवेयर वाली है वो बच्चों को डिफ्रेंशिएट करनी नहीं आई। तो भाई बच्चों ने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि यही 3 बातें आपने करनी थी और वही 3 बातें आपने सवाल में नहीं की। नीचे इंडेमनीफाई वाले सवाल में क्या मसला था, विलफुल निगलेक्ट वाली बात अक्सर बच्चों ने मिस कर दी जो कि उनको करनी चाहिए थी। ये जनाब आपसे आई कैब रोते हुए कह रहा है। सर जी 7 का पार्ट ए 3 एरियाज के ऊपर फैला हुआ है। पहले आप बताएंगे पार्टनरशिप एट विल और पर्टिकुलर वाली कहानी डिफाइन कर दिया। ऊपर जो रोड, उसमें तो सिर्फ 7 का ए आएगा बस, उसमें 7 नहीं आएगा, दैट्स इट। क्योंकि ये 1 2 3 रिक्वायरमेंट का पार्ट नहीं है, ये सवाल का पार्ट है। पहले आपने बता दिया ऊपर, यहाँ पे आपने बता दिया 7 का ए, ठीक। उसके बाद आपने कहानी लिखी पर्टिकुलर वाली, फिर लाइन छोड़ी, फिर आपने मेजॉरिटी पार्टनर्स वाली बात लिखी, फिर लाइन छोड़ी, और फिर आपने नेचर वाली बात। अच्छा जनाब आगे चलते हैं। रेक्टेंगल फार्मास्यूटिकल ड्रैप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़े जरा। आई कैप ने इसको अच्छा रेट किया होगा इस सवाल को। चैप्टर बता दीजिएगा। लेटर पढ़ के तो आप ऐसे पहुंच जाना चाहिए आपको। चैप्टर 2 में ऑफर की बात हो रही है और इसमें काउंटर ऑफर हो रही है। और कुछ हो रहा है सवाल में? और जो मैनर है उसके अंदर वो उसकी एक्सेप्टेंस नहीं होती। आई कैब में अक्सर बच्चे इस सवाल को करके आएंगे। पार्ट बी देखें, स्क्वायर रिसर्च। पहले सवाल पढ़े तसल्ली के साथ, फिर मैं आपको एक और सवाल रीड करवाता हूँ पुराना। पहले ये पढ़ें। पहले सवाल पढ़े, मैंने कुछ कहा ही नहीं अभी। सवाल तसल्ली के साथ पहले पढ़ लें, फिर आपको एक पुराना सवाल का रेफरेंस देता हूँ। पढ़ लिए? ये भी पढ़ रहे हैं? चैप्टर 5 पे जाए, चैप्टर 5 के सवालों पे जाए। वहाँ पे एक सवाल मिलेगा आपको वजीर और सौलत वाला, जिसमें वो बीच है, बोर्ड्स हैं और लाइसेंस है। अब वो सवाल और इसको अगर आप रिप्लेस करना चाहें तो सिर्फ उसने नाम शाम चेंज किया और कहानी बदली है, पीछे का कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली सेम है। वजीर और सौलत वाला सवाल, तो वहाँ पे भी वो अप्रूवल पे डिपेंड कर रहा होता है, यहाँ पे भी कर रहा है। वहाँ पे भी उसने कुछ इनिशियल अमाउंट जमा कराई होती है, यहाँ पे भी दे रहा है। फिर आप कहते हैं कि आई के पास नहीं करता। गलतियां ना हमारी अपनी होती हैं। क्यों गलतियां होती हैं हमारी अपनी? हम लोग तवज्जो नहीं देते। तवज्जो जिस दिन आपने देनी सीख ली, पेपर ऐसे पास हो जाएंगे।
इस सवाल में तो आई के आपने कहा कि बच्चों का सिर्फ 9% रिजल्ट आया, मगर ऐसा क्यों? देखते हैं जरा पढ़े। रीनोन्ड बारिस्ता। अच्छा, इतने मुश्किल अल्फाज के साथ ना आपने परेशान नहीं होना आई के आप में। बारिस्ता और क्या यूज करता है? डेमोन्स्ट्रेशन। सवाल का जवाब बताऊं क्या? खुदा पहाड़ निकला चूहा। सवाल पर है, कुछ भी नहीं सवाल, सिर्फ एक अप्रोच मांगी उसने। कॉन्ट्रैक्ट पहले हो गया था, उसने क्लेम कब किया है? बाद में किया। तो उसके क्लेम करने पे उसने वो मशीनरी बाय नहीं की थी, उसने पहले बाय कर ली हुई थी। बाय करने के बाद उसने कहा है कि यार मुबारक हो, अब तुम्हें 5,000 कॉफ़ी कप्स ये चीज़ निकाल के देगी, बट हकीकत में उसने उससे कम निकाला। और इसने जो मशीनरी खरीदी है इसकी स्टेटमेंट पे तो नहीं ना खरीदी थी, ये तो बाद की बात है। तो कोई लाइबिलिटी है, उसको सू कर सकती है। ये सब खुदा पहाड़ निकला चूहा। हाँ जी, तो वो फ्रॉड में होता। अगर वो वर्ड कहता है इन माय ओपिनियन तो फ्रॉड ना होता। हाँ, और अगर ओपिनियन का वर्ड ना होता तो फिर फ्रॉड। फिर उसमें देखा जाता कि ड्यू डिलिजेंस उसने की थी या नहीं की थी। नहीं दे सकते ना आप, अगर उसने पहले बताया होता और अगर सवाल में लिखा होता कि उसने जो वर्ड यूज किया वो ओपिनियन का वर्ड है, तो वो फ्रॉड ना होता, वो क्या होता? मिसरिप्रेजेंटेशन। उसकी बुनियाद पे एग्रीव्ड पार्टी कौन बनती? यह बनता आयशा, ये बन जाती एग्रीव्ड पार्टी। उस वक्त बनती जब इसने ड्यू डिलिजेंस ना दिखाई होती। मशीनरी है ना, चेक करवाई जा सकती है, गाड़ी हो वो चेक करवाई जा सकती है। तो अगर तो इसने ड्यू डिलिजेंस पहले की थी कि ये मशीनरी वाकई में इतना बनाती है, तो फिर ये एग्रीव्ड पार्टी बन सकती है। बट अगर इसने भी वो नहीं की थी और अगला बंदा भी झूठ बोल के उसको चीज़ बेच के चला गया, तो फिर इस तरह के सवाल तो आई करते बहुत दफ़ा टेस्ट किए हैं, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन। कभी ये फैक्ट्री इतनी कुर्सियाँ बनाती है, ये शख्स जो है वो इतने आम देता है। तो इस तरह के सवाल तो काफ़ी ज़्यादा है। बस इसमें फ़र्क क्या था कि स्टेटमेंट कब पास हो रही है? बाद में। और कॉन्ट्रैक्ट कब हो रहा था? देखते हैं आई के कहता है। आई के अपने बहुत रोते हुए कहा है कि जनाब एग्जामिन इग्नोर्ड द फैक्ट कि जो स्टेटमेंट आई है उसने आयशा को मशीनरी खरीदने पे इन्फ्लुएंस नहीं किया, तो राशिद को आप लायबल करार। और यही बात एग्जामिनर्स ने क्या कर दी? इग्नोर। और 4 नंबर क्या कर दी हो? अब अगर उसका जवाब दे रहे हैं फ्रॉड के साथ, तो क्या एक भी नंबर डिजर्व करते हैं? तो फिर क्या मिलेगा आपको? 0। अब आए एमसीक्यूज पे। ये तो आपने किए हैं, तो इसमें क्या कोई चीज़ मुश्किल लगी है? कोई ऐसा एमसीक्यू जो कि आपको मुश्किल लग रहा हो, या कर लें? कौन सा? कौन से वाला? ये वाला जमाल हेक्सागोन करें। पहले करके बताएं। 550 या 650? मुझे लग रहा 650 है यार, सीधी सी बात है।
इस सवाल को इग्नोर करते हुए एक और सवाल बनाते हैं। आपने उबर बुलाई और नहीं चले, वो लंबा हो जाएगा, इसी पे चलता है। जमाल परचेज द टिकट के शिप जर्नी करनी है पाकिस्तान से जॉर्जिया। टिकट प्राइस क्या थी? 3 लाख। तो 3 लाख हमने यहाँ पे साइड पे लिख लिया, 3 लाख। कब उसने पहुंचना था? 29 को। और क्यों जा रहा है? क्योंकि उसने वहां पे 5 में से पहले 2 दिन क्या देनी है? स्पीच देनी है कॉन्फ्रेंस में, जिसके लिए उसको क्या मिलना है? 1 लाख रुपया मिलना है। कहां से मिलना है? अच्छा, ले चुका है, ही रिसीव्ड, एडवांस में ले लिया है। कहां से? GRI से, जहां वो जा रहा है। मुझे सिर्फ इतना पैराग्राफ पढ़ के बताइए, अगर आप कोई ऊबर वगैरह करवाते हैं तो एट द टाइम ऑफ ऑर्डर उसको बताते हैं कि आपका जाने का पर्पस क्या है? नहीं बताते, उसका लिंक ही नहीं है उसके साथ। तो इसी तरह जो ये काम करने के लिए जा रहा है, इनको बताना जरूरी है। ऑन द डेट ऑफ डिपार्चर शिपिंग कंपनी ने जर्नी कैंसिल कर दी। जबाल ने फौरन से अगली फ्लाइट पकड़ी, अगली शिप पकड़ी। वो कितने की पड़ी उसको? 5 लाख की। शेड्यूल टू डिपार्ट आफ्टर 2 days। उन्होंने कैंसिल कर दी, उन्होंने ब्रीच की। जब उन्होंने ब्रीच की होगी, 3 लाख वाली टिकट कैंसिल होगी, तो क्या ये 3 लाख जो उसने टिकट के पे किए हुए थे, क्या ये 3 लाख उसके अकाउंट में वापस गए होंगे? क्योंकि उन्होंने शिप कैंसिल कर दिया, तो ये 3 लाख तो उसके अकाउंट में आ गए वापस, ये तो अकाउंट में क्रेडिट हो गए वापस। मगर अब उसको मार्केट टिकट कितने की पड़ी है? तो ये आ गया मेरे पास, क्या ऑर्डिनरी डैमेज लग गया। अच्छा, जमाल ने होटल अरेंज किया 30,000 का और नेसेसरी खर्चा किया 20,000 का ड्यूरिंग हिज 2 days एक्सटेंडेड स्टे इन। ये जो खर्चा हुआ है, ये उनकी वजह से हुआ है या इसकी अपनी लापरवाही की वजह से हुआ है? उनकी वजह से हुआ है। ये ऐसा खर्चा है जो कि डायरेक्टली अटैच हो रहा है, ये रिमोट या इनडायरेक्ट लॉस नहीं है, ये डायरेक्ट लॉस है। ये कितना है? ये 50 ऐड कर लें, कितना हो गया? 550 हो गया। ही फाइनली रीच्ड जॉर्जिया, जहां पे उसको वो लाख रुपए का क्या करना पड़ा? रिफंड करना पड़ा, क्योंकि वो वहां पे स्पीच डिलीवर नहीं कर पाया। ये लाख रुपया जो उसको रिफंड करना पड़ा है, क्या इसने बताया था कि मैं किस मकसद के जा रहा हूँ और अगर तुमने टाइम पे ना भेजा तो मेरे साथ क्या नुकसान होगा? नहीं। दिस वाज अ स्पेशल डैमेज, जो कि कब मिलता है? जब कम्युनिकेट, और ये कम्युनिकेट कभी हुआ था तो क्या मिलेगा? क्या? कौन सा इनडायरेक्ट? नहीं, और नहीं हुआ। जो उसको शुरू में एडवांस मिला था वो एडवांस रिफंड हो गया। जो शुरू में इसको ये लाख रुपए रिसीव हुआ था एडवांस के तौर पे, जब वो वहां पे पहुंचा तो उन्होंने कहा कि काका तू तो लेट आया, लाख रुपए वापस दे। तो उसको लाख रुपए क्या करना पड़ा? रिफंड करना पड़ा। और इनको नहीं पता था कि वो किस काम से जा रहा। अगर उसने बताया होता कि भाई मेरे जाने का मकसद ये है, अगर तुमने मुझे लेट करवाया तो मुझे तरह का नुकसान होगा, तब इसको मैं क्या मानता? स्पेशल डैमेज। उसने चूंकि नहीं बताया तो ये क्लेम भी नहीं हो सकती। और कोई सवाल? हाँ जी। Aqib and Haris are partners in QS. Maz placed an order to purchase 10,000 footballs from Aqib और एडवांस दे दिया 1 लाख टू हिम। Aqib ने neither inform किया Maz about his partnership and in QS
आकिब और हारिस जो है वो स्पोर्ट्स की दुकान चलाते हैं, ठीक है ना। माज ने एक ऑर्डर प्लेस किया फर्म से 10,000 फुटबॉल्स का और उसके बदले एडवांस दे दिया लाख रुपया। आकिब ने ये चीज़ ना माज को बताई, आकिब neither informed Maz about his partnership in QS, nor did he inform Haris about Maz order and spend the advance on his personal expenses. यानी कि वो लाख रुपया खा पी गया। जब मास को उसका ऑर्डर नहीं मिला तो वो कहाँ पे गया, उसने इन्वेस्टिगेट किया कि आकिब का जो बैकग्राउंड है वो पता चला कि आकिब पार्टनर है कहाँ पे, क्यूएस में। जिस टाइम पे माज भाई ऑर्डर प्लेस कर रहे थे, माज को नहीं पता था कि आकिब कौन है, पार्टनर है और ये एक पार्टनरशिप फर्म है। उसको लगा कि ये आकिब की अपनी शॉप है। जो उसने पैसे दिए हैं लाख रुपया एडवांस, वो किस चीज़ के लिए दिए, फुटबॉल्स। और ये इनका काम क्या था, स्पोर्ट्स। क्या ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस था, ठीक है। अब मुझे बताइए कि क्या मास फर्म को लायबल करार दे सकता है, यस और नो? क्या है आई कैप बिना तंग करता है बच्चों। ऑप्शन क्या है, अब देखते हैं क्यों है। नो बिकॉज मास वॉज अनअवेयर ऑफ आकिब्स पार्टनरशिप इन क्यूएस अपॉन, क्यों, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों, बताएं ऐसा क्यों? उसने पर्सनल कैपेसिटी में किया था, फर्म के साथ नहीं किया था, और कोई लॉजिक? नो बिकॉज आकिब हैड नॉट इन्फॉर्म्ड हारिस रिगार्डिंग माज ऑर्डर, ये तो है ही नहीं। यस बिकॉज एन एक्ट डन बाय आकिब इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस बाइंड्स क्यूएस। आकिब ने जो काम किया है, जो उसने अपने जाती खर्चों पे लगा दिए पैसे, तो क्या ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है उसका? नहीं, ये भी क्या। यस बिकॉज क्यूएस इज लायबल फॉर द मिस एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट बाय इट्स पार्टनर। अब बीच में क्या है, was unaware of Aqib's partnership in QS upon purchase। इसका सिंपल आंसर ये बनता है कि अगर दो पार्टनर्स हों, ए और बी, सी एक जेन्युइन काम के लिए पैसे दे और इसको दे पैसे, और ये भाई साहब पैसे उसके ज़ाया करते हैं, अपने पर्सनल काम में लगा दें, अपने पर्सनल काम में लगा दें। ये जरूरी नहीं है कि इसको पता था कि ये पार्टनर है या नहीं है। इसने जो काम किया है वो फर्म के लिए अच्छा था या बुरा था, फर्म के लिए बुरा था। यानी कि इसने जो पैसे इस्तेमाल किए हैं वो फर्म के ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में थे, नहीं थे। ये भाई साहब आ गए इसके पास और आके कहते हैं कि जनाब वो फुटबॉल। उसने कहा कौन सा फुटबॉल? उसने कहा मैंने पैसे दिए मैं लाख रुपया। उसने कहा मुझे तो उसने बताया ही नहीं। तो इसके नज़दीक अगर इसको पता चल जाए कि ये दोनों पार्टनर्स हैं, तो क्या एक पार्टनर दूसरे पार्टनर की लायबिलिटी से मुकर सकता? नहीं मुकर सकता। तो ये इससे क्लेम तो कर सकता है, मगर क्या ये लायबल है? नहीं। ये बाकी क्लेम किससे करेगा, सारा का सारा? क्योंकि इसने जो काम किया है वो फर्म के ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में था, नहीं था। अब इन चारों ऑप्शंस को जरा बगौर देखते हैं। क्यूएस इज लायबल फॉर द मिस एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट बाय इट्स पार्टनर। क्या पूरी फर्म लायबल है या वो बंदा लायबल है? बंदा लायबल है। बिकॉज एन एक्ट डन बाय आकिब इन द ऑर्डिनरी कोर्स। क्या ऑर्डिनरी कोर्स था? ये दो तो गए। Because Aqib had not informed Haris regarding Ma's order। नहीं, क्योंकि पार्टनर्स लायबल होते हैं, इंडिविजुअल भी और जॉइंटली। No, because Maz was unaware of Aqib's partnership in QS upon purchase। अब अगर ये जाता भी है ना उसके पास और जाके कहता है कि जनाब वो फुटबॉल और उसके पैसे,
इसके पास कोई रसीद है कि इसने फर्म को दिया? कोई है? नहीं। इसने जो ट्रीटमेंट की होगी इसके साथ, दैट वाज अंडर फर्म और अंडर इंडिविजुअल? पर्सनली की होगी। तो ये मुकर जाएगा कि भाई तो तुमने पैसे दिए हैं, पहली बात तो ये कि मेरे हाथ में नहीं आए, और दूसरा जहां पे उसने इस्तेमाल किए हैं दैट वाज पर्सनल नेचर। तो बी बन रहा है, बी करीब करीब जा रहा है बेसिकली, तो बी ही है। और कोई? एनीवन एल्स? बाकी डन? अच्छा, अगर आपको फिर भी रिवीजन चाहिए तो एक वेव 3 भी है, मंडे से स्टार्ट हो रही है, वो लाइव है 10:30 से 1:30 बजे। उसमें जो क्रैबिंग चैप्टर्स हैं 1, 16, 17, 18 उसको छोड़ के बाकी कोर्स कवर होगा, और वो 4 चैप्टर्स अलग से लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल की जाएंगी मंडे 10:30 बजे सुबह से लेके 1:30 बजे तक। अगर ज्वाइन करने का मूड हो तो ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से भी आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा मिल जाएगा। ठीक है जी, चलिए जी, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। आई होप कि आप लोग पास कर जाएं और कामयाबी से हम किनार हों।